आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। एक तरफ जहां कई देशों में कोरोना वायरस के केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई देश ऐसे भी हैं जहां कोरोना वायरस के मामले धीरे धीरे कम हो रहे हैं। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन ने ऐलान किया है कि न्यूजीलैंड ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग जीत ली है। अपने आप में बहुत बड़ा ऐलान है ये। न्यूजीलैंड में अब धीरे धीरे लॉकडाउन को खोलने की शुरुआत भी हो चुकी है। यहाँ सिर्फ 1400 से ज्यादा केस सामने आए और 19 लोगों की मौत हुई। साउथ कोरिया ने ज्यादा से ज्यादा टेस्ट किए जो मुफ्त थे। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन के जरिए कोरोना वायरस को तेजी से फैलने से रोक लिया। ठीक है जी। साउथ कोरिया में मोर्टेलिटी रेट सिर्फ 2.23% रहा। यहाँ 10,000 से ज्यादा केस सामने आए और 244 लोगों की मौत हुई। वियतनाम में अब तक कोरोना वायरस के 250 से ज्यादा केस सामने आए हैं और एक भी मौत नहीं हुई है। वियतनाम ने भी ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पर जोर दिया और पूरे देश में टेस्टिंग स्टेशंस बनाए। फरवरी से ही वियतनाम में बाहर से आ रहे लोगों को 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करना शुरू कर दिया था। फरवरी से ही हमारे यहाँ 30 जनवरी को पहला केस आया था और हमारे यहाँ हमारे हेल्थ मिनिस्ट्री ने ये कहा था 13 मार्च को कि कोई इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है और 25 से एकदम लॉकडाउन शुरू हो गया था 4 घंटे के नोटिस पे। ये कैसी समझ थी, हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। बहरहाल जर्मनी में भी कोरोना वायरस के 1,50,000 से ज़्यादा केस सामने आए, लेकिन यहाँ मौत का आंकड़ा इसके मुकाबले कम ही रहा। जर्मनी में तो और भी गिरावट भी आई है। वर्ल्ड मीटर के मुताबिक 27 अप्रैल तक 988 केस थे सिर्फ। ताइवान ने बाहर से आए हर शख्स का टेस्ट किया। इसके साथ ही हर उस शख्स का टेस्ट भी किया गया जिसमें फ्लू के लक्षण थे। सेल्फ क्वारंटीन के लिए लोगों को ट्रैकिंग सिस्टम भी बनाया गया। बातचीत के लिए मेरे साथ है मेरे सहयोगी स्वराज एक्सप्रेस के गुरदीप सिंह सप्पल। बहुत शुक्रिया गुरदीप अपना समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल यह है कि इन देशों ने जिस तरीके से कोरोना वायरस के संक्रमण की रफ्तार कम की, क्या भारत के लिए ऐसा करना अब भी मुमकिन है या मौका हाथ से निकलता जा रहा है? अगर जिन देशों का आपने जिक्र किया, अगर हम उन देशों की तरफ देखें तो हमें पाएंगे कि एक देश कम्युनिस्ट कंट्री है वियतनाम, एक जर्मनी है दुनिया का एक विकसित लोकतंत्र है, एक सुपर पावर इकोनॉमिक साउथ कोरिया, एक न्यूजीलैंड है जो मिडल पावर है और एक छोटा सा ताइवान है। तो अब ये साफ है कि कोई देश की क्या राजनीतिक व्यवस्था है या उसकी क्या आर्थिक हैसियत है, इसका कोरोना पे कंट्रोल से कोई मतलब नहीं है। मतलब केवल दो चीज़ों का है, किसने कितनी जल्दी उस पर काम किया, कितनी जल्दी उसने ट्रैकिंग की, ट्रेसिंग की और कितनी जल्दी उसने अपने यहाँ बाकी लोगों को कोरोना इन्फेक्टेड लोगों से दूर करने में सफलता पाई। अगर हम देखें तो जर्मनी करीब 1.5 लाख 1,60,000 केसेस पे बैठा है। हम अभी 28-29 हज़ार के फिगर पे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे लिए गाड़ी निकल चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ जो होना है वो नहीं हो रहा है। हम केवल 35,000 टेस्ट कर रहे हैं। जब लॉकडाउन हुआ था तो हम 1200-1300 टेस्ट करते थे। अभी धीरे धीरे करके 35,000 हुए। अब 35,000 से ऊपर हम बढ़ नहीं रहे हैं। 6 तारीख को ICMR ने स्टेटमेंट जारी किया था कि तैयारी है 1 लाख टेस्ट रोज करने की। लगभग 3 हफ्ते बीत गए, हम वो 1 लाख टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर हम टेस्ट नहीं करेंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ कहाँ पे कोरोना के इन्फेक्टेड लोग हैं। खास तौर पर वो वाले लोग जिनके लक्षण नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक लोग, जिनको कोरोना वायरस जिनके अंदर है पर उनको मालूम नहीं है क्योंकि वो बीमार नहीं पड़ रहे हैं, लक्षण नहीं हो रहे हैं, लेकिन दूसरों को दे रहे हैं। तो हम अगर अभी भी चाहें तो हम अपने इस गाड़ी को मतलब इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो जरूरी है वो 1.5 महीने में हम 1200 से 35,000 आए, लेकिन 35,000 से 1 लाख जाने की जो बात हो रही है, हम उसमें लगातार विफल हैं। और इसीलिए हम ये आज कह नहीं सकते हैं कि कोरोना पे जंग पे हम लोग सफल हो पाएंगे जिस तरह से ये कंट्री सफल हुई। और एक बात और, ये देश भी पूरी तरह सफल हो गए अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है। जी। और एक बात मैं और भी कहूँगा, बहुत सारे लोग क्योंकि हमारे यहाँ कह रहे हैं कि देखिए अफ्रीका में तो है ही नहीं, इस फलाने देश में तो है ही नहीं, युगांडा में 40-45 केस हैं, नाइजीरिया जैसे बड़े देश में 15 करोड़ की आबादी है, 1300 देश। लेकिन ये सब वो देश हैं जहाँ पे कोरोना मार्च एंड में आया, कहीं 20 मार्च को आया, कहीं 21 मार्च को आया, तो वो केस अलग हैं। हमारे यहाँ कोरोना बहुत पहले आ गया था और हमने लापरवाही की और अभी भी हम लोग पूरी टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं।
जी, मैं आगे बढ़ता हूं। दुनिया के ज़्यादातर देश इस वक्त कोरोना वायरस का सामना कर रहे हैं। इस वायरस से अब तक 30 लाख से ज़्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस वायरस के कारण दुनिया की इकोनॉमी पर भी असर पड़ रहा है, जैसा कि हम सब जानते हैं। लेकिन आर्थिक मंदी और कोरोना से निपटने के लिए दूसरे देश क्या कर रहे हैं? जर्मनी साल 2020 के लिए 156 बिलियन यूरो का सप्लीमेंट्री बजट पास कर रहा है। छोटे बिजनेस के लिए 50 बिलियन यूरो और कंपनियों को बेल आउट करने के लिए 500 बिलियन यूरो की मदद का ऐलान किया जा रहा है। स्पेन में कोरोना से प्रभावित कंपनियों और कर्मचारियों के लिए 219 बिलियन यूरो के पैकेज का ऐलान किया गया है। इटली ने 25 बिलियन यूरो के फंड का ऐलान किया है। फ्रांस में छोटे बिजनेस के लिए सिर्फ 45 बिलियन यूरो के पैकेज का ऐलान किया है। अमेरिका में $2 ट्रिलियन के पैकेज का ऐलान किया गया है। उज्बेकिस्तान, तुर्की, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया जैसे देशों ने भी अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पैकेज का ऐलान कर दिया है। गुरदीप, मेरा दूसरा सवाल यह है कि इन देशों की तुलना में भारत की तैयारी और राहत के पैकेज को आप कैसे देखते हैं कि मतलब किस तरह का राहत का पैकेज यहाँ चाहिए और हमारी तैयारी क्या है? हमें नहीं मालूम कि हमारे यहाँ जो पैकेज आना था अभी तक क्यों नहीं आया। 26 मार्च को वित्त मंत्री ने एक घोषणा की थी जिसमें 1,70,000 करोड़ के पैकेज का घोषणा की गई थी। उसके बाद से आज 1.25 महीना बीत चुका है। हर हफ्ते आप देखिए तो जो इकोनॉमिक अखबार हैं उनमें खबर छपती है कि शायद कल, शायद परसों ये पैकेज आ जाए। हर हफ्ते खबर छपती है कि प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो अलग अलग स्टेक होल्डर से डिबेट की फीडबैक ले रहे हैं, उनके इनपुट्स ले रहे हैं कि पैकेज क्या होना चाहिए। लेकिन इस बीच में लगभग 1.25 महीना बीत चुका है। खुद प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की थी एक इकोनॉमिक रिस्पांस टास्क फोर्स बनाने की, वो 19 मार्च को की थी। आज तक हमको नहीं मालूम कि वो टास्क फोर्स बनाए कि नहीं बनाए, क्योंकि अगर बना होता तो पब्लिक डोमेन में होता कि इसके मेंबर कौन हैं, वो क्या मीटिंग कर रहे हैं। खुद पीएम की घोषणा पे आज देश अंधेरे में है कि वो टास्क फोर्स है या नहीं है। और पूरी जो तैयारी है उस पर बहुत बड़ा पर्दा है। लगातार ये सुनने में आ रहा है कि घोषणा होने वाली है, घोषणा हो नहीं रही है। और एक बात जो समझने की है कि घोषणा के 2 पहलू हैं। एक पहलू है कि आम आदमी को इस मुसीबत के वक्त में सहारा देना और दूसरा है इकॉनमी को सहारा देना। जो आम आदमी है उसमें करीब 33 करोड़ लोगों को जो पिछला पैकेज आया था उसमें 2,000 से 500 रुपये के बीच की मदद दी गई। लेकिन इस बीच में 12 करोड़ वो लोग हैं जिनको सैलरी नहीं मिल रही, तनख्वाह नहीं मिली है इस महीने। इसमें 4.5 करोड़ वो लोग भी हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में है। इसमें वो लोग भी हैं 35% हमारी लेबर फोर्स का, 1/3 जो लेबर फोर्स है वो 15,000 से 25,000 रुपये महीना कमाती है। उनको सैलरी अगर नहीं मिल रही है, उनको काम नहीं मिल रहा है, उसको कोई मदद नहीं की। तो सरकार में लगता है कि एक मानसिकता बन गई है कि लोग अपनी मुसीबत को अपने रिसोर्सेज से पार कर लेंगे, हम अर्थव्यवस्था की सोचें और उसकी तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो 1.25 महीना 1.5 महीना लोगों को दिक्कत हो चुकी है वो तो हो ही चुकी है। जी, ज़्यादातर देशों में आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन भारत में अब तक किसी भी आर्थिक पैकेज का ऐलान नहीं हुआ है। भारत में अब तक सिर्फ, जैसा गुरदीप बता रहे थे, 1,70,000 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है, जो हमारी जीडीपी का 0.8% है। फिकी, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का कहना है कि अब लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलने की ज़रूरत है। साथ ही जो मीडियम, स्मॉल और जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं और छोटे बिजनेसेस, उन पर अलग से ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि वो असंगठित क्षेत्र के जो बिजनेसेस जितने भी हैं, काम जितने भी हैं, सबसे ज़्यादा नौकरी वही देते हैं। द ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने कहा है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत ने जो राहत पैकेज दिया है वो बहुत कम है। हम भी इसे ऊँट के मुँह में जीरा कह चुके हैं कई दफ़े। जिन देशों में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ी है इन्फेक्शन की, वहाँ लॉकडाउन के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पर भी जोर दिया गया। भारत में अब तक 7 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, प्रति 10,519 टेस्ट हुए हैं। 10 लाख लोगों की संख्या में 519 लोगों पर टेस्ट हुए हैं। जबकि जिन देशों का हमने जिक्र पहले किया उनमें से अकेले जर्मनी में 20 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। न्यूजीलैंड में प्रति 1 मिलियन 10 लाख 26,143 टेस्ट हुए हैं। वियतनाम में हर 10 लाख लोगों में से 2,188 टेस्ट किए गए हैं। मेरा आखिरी सवाल गुरदीप आपसे ये है कि भारत में जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं और सरकार जो कदम उठा रही है, ऐसी हालत में भारत में कोरोना वायरस की स्थिति मई में कैसी होगी? मिड में जो कहा जा रहा है, या तीसरा हफ्ता मई का, कैसी होगी?
ये बिल्कुल साफ है कि मई में जो संख्या है वो बढ़नी ही बढ़नी है। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हमारे यहाँ संख्या कम हो। सरकार का ये लगातार कहना है और वो दिख भी रहा है कि जो बढ़ोतरी का दर है, जो ग्रोथ रेट है, वो कम ज़रूर हुई है और उसमें भी कितना फैक्टर टेस्टिंग कम होने का है और कितना वास्तविक रूप से हम लोग कंट्रोल कर पाए हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लगातार अलग अलग थ्योरीज सुनने में आ रही हैं आम लोगों में। एक आम तौर पे आप सुन रहे होंगे कि भारत के अंदर BCG वैक्सीन लगा हुआ है इसलिए कम केस आ रहे हैं, या भारत के अंदर कोरोना का जो म्यूटेशन है वो हो गया है और वह कम वायरुलेंट, कम खतरनाक वायरस है, या हमारे यहाँ इम्यूनिटी लोगों की पहले से ही अच्छी है क्योंकि हम गंदगी में रहते हैं। पर सवाल ये है कि जो लोग इंदौर में रह रहे हैं, जो कोलकाता में रह रहे हैं, जो भोपाल में हैं, जो मुंबई में हैं, जहाँ जहाँ पे, जो दिल्ली में है, जहाँ जहाँ कोरोना बहुत तेज़ी से बढ़ा है, वो लोग भी तो भारतीय हैं, उनकी इम्यूनिटी भी तो वैसी है जैसी बाकी देश की है, वहाँ भी तो वही वायरस है। वो ऐसा तो नहीं है कि वो अलग DNA पूल से आए हैं कि इंदौर के लोगों का DNA अलग है बाकी देश से और वहाँ पे ज़्यादा हो रहा है। समझ हमारे यहाँ क्या है कि कुछ हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं और लगातार हर हफ्ते नए जिलों में कोरोना फैल रहा है। अभी तक वो ग्रोथ रुकी नहीं है और मई के महीने में दर कम भले ही हो जाए, बढ़ोतरी भले ही कम हो जाए, लेकिन कुल संख्या कम होगी ये नजर में नहीं आ रहा है। बहुत धन्यवाद गुरदीप सप्पल आपका अपना समय हमें देने के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक मंदिर में सो रहे 2 साधुओं का कत्ल कर दिया गया। कत्ल के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब हुआ ये था कि पालघर में जो घटना हुई थी, जहां 2 साधुओं को मार दिया था भीड़ ने, वो लिंचिंग की घटना थी। फौरन उसको कम्युनलाइज करने की कोशिश की गई, उसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की गई। गृह मंत्री अमित शाह ने फ़ोन कर दिया उद्धव ठाकरे को और उसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने भी फ़ोन कर दिया। अब रिटर्न कॉल गई, उद्धव ठाकरे ने फ़ोन किया योगी आदित्यनाथ को। हुआ ये कि रंगीनाथ, एक बाबा रंगीनाथ और बाबा शेर सिंह, ये 2 साधु मंदिर में सोया करते थे, वहाँ रहा करते थे पगौना नाम के गांव में, बुलंदशहर ज़िले के। तो एक वहाँ अनुसूचित जाति का मुरारी नाम का शख्स, जिसको नशे की लत थी, उसने कथित रूप से, जो बाबा ने उसको डांटा, बाबा का चिमटा चुरा लिया था और फिर रात को उसने मंजूर किया है कि उसने तलवार से इनको मार दिया। तो इसको भी सांप्रदायिक रंग ना दिया जाए, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ठीक है 2 साधुओं का कत्ल हुआ है, लेकिन ये कत्ल हुआ है। जहाँ तक लिंचिंग की बात है, लिंचिंग का कल्चर पहले हमारे यहाँ नहीं था। इक्का दुक्का कोई घटना होती होगी तो होगी। लिंचिंग नफरत से निकलती है। ये तो सीधा साधा क्राइम है, नशे में किया गया है और पुलिस के मुताबिक आज दोपहर तक वो शख्स अभी भी नशे में ही था। भांग पी कर उसने ये किया और 2 किलोमीटर दूर एक गांव में पाया गया, वो भी आधे कपड़ों में पाया गया। बहरहाल इसका सांप्रदायिकरण ना किया जाए, हमारी यही गुजारिश है सबसे। और दूसरे, लिंचिंग का जो जिन है, जिन लोगों ने शुरू किया, उस जिन को वापस बोतल में डालना बहुत ज़रूरी है। अभी पूरी तरह बोतल से बाहर नहीं निकला है। आप देख रहे थे विनोद दुआ लाइव। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।